नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं, जो कि आपका अपना परिवार है। और बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो जो स्टैटिक जीके हमारी चल रही है, बच्चों ध्यान रखिएगा, जो स्टैटिक जीके हमारी चल रही है उसी की एक अगली क्लास यानी स्टैटिक जीके थर्ड क्लास है। ये हमारी क्लास बच्चों ध्यान रखिएगा किस किस एग्जाम को पॉइंट में रखे बनाई गई है। एनटीपीसी, ठीक ना, लेखपाल, एनटीपीसी, लेखपाल, एमटीएस और बच्चों ग्रुप डी और यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी पैट। ठीक है, देखो एनटीपीसी ध्यान रखिएगा, बहुत अभी 3-4 पेपर बचे हुए हैं, 4 पेपर। एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पैट, एमटीएस हवलदार कोई भी हो, और यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। इन सब एग्जामों को ध्यान में रखे बच्चों ये स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज हमने बनाई है। अब इसके बाद हम कुछ समय बाद YouTube पर ही लाइव क्लास चलाएंगे 30 क्वेश्चन की। उसमें आपके कमेंट्स हम साथ में देखेंगे ताकि आप उन 30 क्वेश्चनों को कितने सही हैं उसको आप हमको बता सको। हालांकि देखो बच्चों, ऐसा होता है अगर आप उन क्वेश्चनों को कर रहे हो अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या मोबाइल के सामने बैठकर, तो आराम से जवाब दे रहे हो, आप सोच समझ के जवाब दे रहे हो, तुरंत जवाब जैसे। लेकिन वहां पर करना, जब क्वेश्चन करना और ये करने में दबाव नहीं होता है, तो दबाव तब होगा जब आप लाइव बैठे होंगे हमारे साथ। हम लोग आमने सामने आंखों में आंखें डाल के बात भले ही ना कर पाए, लेकिन इस कैमरे के माध्यम से, इन किरणों के माध्यम से, इन वेव्स के माध्यम से हम आपके सामने आंखों में आंखें डालकर भी बात कर सकते हैं। तो ये लाइव क्लास से होगा जो अब कुछ समय बाद हम यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इन एग्जामों को टारगेट करके, इसके अलावा यूपी टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके सभी के लिए ऐसी होती है, सभी के एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक, उसी को ध्यान में रखे ये मैंने चीजें चलाई हैं। देखिए, ये आपका आजीवक, बताइएगा आप, आजीवक किसके पंथ थे? आजीवक एक संप्रदाय हुआ है, आप जानते होंगे बच्चों, हमारे भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6 BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। बीसी मतलब कौन जानता है? बीसी किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आगा अगदी बिफोर क्राइस्ट, वो नहीं रहा। अब बीसी की फुल फॉर्म को बदल दिया गया है, इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसीई बोलते हैं इसको, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। एक्चुअली ईसा मसीह के जन्म को जब 0 माना गया, और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जनवरी फरवरी, वो कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। एक यूनानी कैलेंडर है, यूनान का। तो इस कैलेंडर को अब लगभग दुनिया के सभी देश स्वीकार कर चुके हैं, कुछ देशों जैसे नॉर्थ कोरिया को छोड़कर। जो खाड़ी देश है जैसे सऊदी अरब वगैरह, कुवैत है, उनके अपने कैलेंडर भी हैं और वो इसको भी फॉलो करते हैं। हमारा भी अपना कैलेंडर है, इसको हम राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं, जो शक संवत पर आधारित है, जो कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, पर हम इसे भी स्वीकार करते हैं, ग्रिगोरियन को भी। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को सभी ने स्वीकार कर लिया है, तो नाम पड़ गया बीसीई। क्या नाम पड़ गया बच्चों? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। अभी भी कुछ इसको लोग मैंने देखा है बिफोर क्राइस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी बिफोर क्राइस्ट भी, लेकिन अब क्या है नई चीज, बिफोर कॉमन एरा। और इसके बाद के समय से बोलते हैं एडो डोमिन, एडी बोलते हैं। अब इसको एडी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आफ्टर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा।
बीसी बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक ना। अब ये चीजें नहीं है, नई चीजों से जुड़ो, ठीक ना, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका ये हो गया। अब इसमें क्या, ये ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूं आपको 600 बीसी, 600 बीसी में क्या था, 620 छठी शताब्दी बीसी में, यानी 6 बीसी में, 6 बीसीई में, बिफोर कॉमन एरा में, भारत की शताब्दी को बौद्धिक शताब्दी कहते हैं। इस दौरान भारत में कई नास्तिक संप्रदाय का उदय हुआ। नास्तिक वो जो व्यक्ति वेदों में विश्वास नहीं करता, उसे नास्तिक कहते हैं। जो वेद में विश्वास, वेद है ना, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो इनमें विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। ऐसे नास्तिक बौद्ध और जैन सहित 63 संप्रदाय, 63 संप्रदाय गंगा घाटी में प्रचलित थे बच्चों। कितने? 63 संप्रदाय। उन्हीं में से बौद्ध और जैन मुख्य थे, और एक था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे बच्चों कौन, जानते होंगे आप? मक्खाली गोसाल, मक्खाली गोसाल, मक्खाली गोसाल आजीवक पंथ का संस्थापक था, और इसके जो दर्शन था उसे नियतिवादी कहते थे। क्या कहते थे? नियतिवादी। अभी सब बताऊंगा आपको। आजीवक संप्रदाय पूछ रहे कि आजीवक किसके पंथ थे, बताऊंगा अभी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल, उनके दर्शन को कहते हैं नियतिवादी। देखो, जैसे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने कहा दुनिया में जो कुछ भी है वो दुख है ना। अब दुनिया में जन्म लेना भी दुख, जीना भी दुख, मरना भी दुख। तो इनके धर्म को दुख कहा। इन्होंने कहा कि दुनिया में दुख ज्यादा है, सुख क्या है, कम है। प्रत्येक सुख दुख का जन्म देता है। अगर आज आप नौकरी, आज तो आप मेहनत कर रहे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, आंखें खराब कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, सब कुछ लगातार लगा रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है कि पैसा भी देना पड़ रहा, समय भी देना पड़ रहा, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, परेशान। और जब लग गई और ट्रांसफर हो गया आपका बहराइच या हो गया आपका सोनभद्र मिर्जापुर, तो दुखी। और वहां से आगे शामली में ट्रांसफर हो गया या मेरठ पर ट्रांसफर हो गया, तो दुखी। रोज फोन करेंगे, अरे भाई आ जाइए, आज ये काम है, अरे भाई ये काम है, आ जाइए, तब दुखी। शादी नहीं हुई तब तक इसलिए दुखी कि शादी नहीं हो रही, शादी होगी अब इसलिए दुखी कि बंधन हो गया, है ना। तो दुखी है व्यक्ति। तो महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा। एक इनसे पहले भी था चार्वाक, उसने कहा कि दुनिया में सुख ही सुख है। तो पब्लिक ने कहा हाँ जी आप सही कह रहे हो, अब जो भी कुछ है वो यहीं रह जाता है, बाहर कुछ नहीं जाता, दुनिया में हर जगह सुख ही सुख है, कहीं पर भी दुख नहीं है। ये किसने कहा? ये कहा था बच्चों चार्वाक ने। तभी पब्लिक ने कहा कि हाँ जी आप सही कह रहे हो। जब महात्मा बुद्ध ने कहा अब दुनिया में दुख ही दुख है, तब भी पब्लिक ने कहा हाँ जी आप सही कह रहे हो। जब मक्खली गोसाल आए और आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ होना है वो होना है, और जो नहीं होना वो नहीं होना है। ठीक है बच्चों, अब जो कुछ होना है वो तो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। सब कुछ नियत है। अगर मुझे यहां से जाकर बाहर बैठना है या बाहर जाकर कुछ दुर्घटना होनी है तो वो होनी है, उससे कोई टाल नहीं सकता। और बोलते हमारे यहां अखोनी तो होनी रहेगी भैया, उससे कोई टाल नहीं पाएगा। तो भी पब्लिक ने यही कहा, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भैया फिर सही क्या है? सही बताएंगे गुरु। कौन? बहुत सारे गुरु हैं, बाबा जी हैं, आजकल तो बहुत सारे बाबा जी घूम रहे हैं, ठीक ना। जैसे आपके बाबा जी बहुत सारे हैं, बापू जी बहुत सारे हैं, झांसा राम जी बहुत सारे घूम रहे हैं, झांसा राम, है ना। तो सब झांसा देते हैं ये पब्लिक, वाह जी वाह, गुरु जी क्या बात है। अब गुरु जी क्या कर रहे? गुरु जी आपको पता ही है, आश्रम मूवी देख लीजिए आप, गुरु जी के कारनामे। तो ये चीजें होती हैं। तो मक्खली गोसाल जो थे, उन्होंने आजीवक नियतिवाद की स्थापना करी। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म की तरह नग्न घूमते थे, नग्न अवस्था में घुमा करते थे। कौन? आजीवक के अनुयायी। तो इसलिए कहा जाता है कि आजीवक जो थे वो महावीर स्वामी के यानी जैन धर्म के की तरह कार्य करते थे। तो आजीवक किसके पंथ थे? तो जैन धर्म के पंथी माने जाते हैं आजीवक संप्रदाय के लोग। जैन धर्म देखो नियतिवादी नहीं है। जैन धर्म का दर्शन अलग है। जैन धर्म संयादवाद को मानता है, सप्तभंगी न्याय को मानता है, अनात्मवाद को अनात्मवाद करा, आत्मा को स्वीकार करता है, ठीक ना।
आत्मा को, लेकिन बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, वो आत्मा को स्वीकार नहीं करता। तो इतना याद रखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल नियतिवादी उनके दर्शन को कहते हैं, और ये जैन धर्म के नजदीक के थे। ठीक, कौन? मखली गोसाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची रचयिता कौन है? यह ग्रंथ मुझे मालूम है आपने पहली बार सुना होगा। वज्र सूची यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगर आप पीसीएस के पहले पेपर उठा के देखोगे तो पीसीएस के प्री में ये आया है, पुस्तक पूछी गई है। तो वज्र सूची बौद्ध धर्म की पुस्तक है। जब बौद्ध धर्म की पुस्तक है तो बौद्ध के नहीं लिखी होगी। याज्ञवल्क्य के तो बौद्ध धर्म के नहीं थे ना, लेकिन अश्वघोष भी थे। नागार्जुन थे क्या? यस, माध्यमिक है ना, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये यही तो नागार्जुन वाले हैं। गार्गी भी थी, लेकिन इसके जो है, इसका आंसर अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष ने वज्र सूची लिखी थी, और जिसमें जाति प्रथा का उन्होंने तीव्र विरोध किया था। किसने? अश्वघोष। और आप जानते होंगे ये पुस्तक संस्कृत में लिखी हुई है, और अश्वघोष संस्कृत में लिखने वाले, संस्कृत पुस्तकें लिखने वाले बौद्ध धर्म के अंदर पहले व्यक्ति थे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, जूनागढ़ अभिलेख भारत का संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है बच्चों, याद रहेगी बात, जूनागढ़। और ये अश्वघोष लिखने वाले हैं। ये जो पुस्तक है ना वज्र सूची, ये इन्हीं की ही लिखी हुई है। अश्वघोष किस में लिखी हुई है? संस्कृत में लिखी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3, श्रवण बेलगोला। कितने लोग जानते हैं श्रवण बेलगोला के बारे में? कल बताया था श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है बच्चों? कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। ये कर्नाटक में है, और श्रवण बेलगोला में जाकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि, संतारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो संलेखना विधि, संतारा विधि जैन धर्म की है ना? किसकी है? जैन धर्म की। और यहीं पर महाबली का एक मंदिर है, महाबली की मूर्ति है, और महाबली की मूर्ति की पूजा होती है, ठीक ना। और वहां जैसे लगता है ना कुंभ का मेला 12 साल बाद, तो 12 साल बाद ही श्रवण बेलगोला में एक बहुत बड़े महाअभिषेक बोलते हैं उसको, महाअभिषेक उत्सव, महाअभिषेक उत्सव का आयोजन श्रवण बेलगोला में होता है। तो ये जैन धर्म के थे, तो किसके माने जाएंगे? जैन तीर्थ क्षेत्र। कैसा है? जैन तीर्थ क्षेत्र है। कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के थे? जैन धर्म के थे। तो ये क्या, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, जैन धर्म का स्थान है, और यही किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना को संतारा विधि भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नायनार कौन थे? कितने लोग जानते हैं नायनार के बारे में, कि नायनार कौन थे? देखो अब मैं पूछता कितने लोग जानते हैं, कि मेरी आदत है क्वेश्चन पढ़ाने की ऑफलाइन में, मैं हमेशा हर 1-2 लाइन के बाद क्या है बताओ, क्या पढ़ाया, क्या समझे, ये पूछता रहता हूं। इसके पूछने से बच्चों के अंदर जिज्ञासा रहती है, अक्सर पता नहीं क्या पूछ लेंगे, तो ध्यान रखते हैं, वो एकाग्रता में बने रहते हैं। तो जब हम लाइव चलेंगे ना, तो जब कमेंट्स हमारे सामने रहेंगे, तो मैं कमेंट्स पर ध्यान रखूंगा, ठीक ना। हमारे जो लोग हैं वो ध्यान रखें, तो कौन क्या कह रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, उस पर बच्चों ध्यान रहेगा सारा। तो इसलिए हम लाइव की तरफ धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। तो नायनार कौन थे? नायनार और आलवर बच्चों, ये 2 तरह के संत होते थे। एक थे आलवर और एक थे बच्चों नैनार। ये दोनों जो संत हुए हैं, ये 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं सदी के आसपास कहां हुए? ये दक्षिण भारत में हुए, दक्षिण भारत में। इन्हीं आलवर और नैनार संतों ने भारत में भक्ति आंदोलन, देख कितनी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं आपको, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्हीं ने, आलवर और नैनार। आलवर थे विष्णु के उपासक, यानी ये वैष्णव थे। कौन थे? वैष्णव। ये विष्णु को अपना देवता मानते थे और विष्णु की पूजा करते थे। नैनार शैव थे। कौन थे? शैव। और ये शिव की पूजा करते थे। आप देखते होंगे दक्षिण भारत के जो अधिकतर मंदिर हैं वो या तो विष्णु को समर्पित हैं या किसको? शिव को समर्पित हैं। वहां पर देवी के मंदिर बहुत कम हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, जो जैसे आपका काली माता का मंदिर है,
ये मंदिर दक्षिण भारत में कम है। वहां पर या तो शिव के मंदिर है या फिर विष्णु या विष्णु से जुड़े हुए उनके अवतारों के मंदिर हैं। तिरुपति का मंदिर है, ठीक ना, जैसे तिरुपति का मंदिर है वो विष्णु मंदिर है। रामेश्वर मंदिर है, वो किसका मंदिर है? रामेश्वरम। रामेश्वरम राम से शुरू होता है, पर वो भगवान शिव का मंदिर है। वो राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले धनुष कोटि पड़ता है तमिलनाडु में, समुद्र के बीच में, उस रामेश्वरम जगह है जहां पर उन्होंने शिव मंदिर की स्थापना करी थी। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन को चलाने वाले लोग थे वो आलवर और नयनार थे। ये जो आलवर है ये वैष्णव धर्म के उपासक थे, यानी विष्णु को मानते थे, और नयनार शैव धर्म के उपासक थे, जो कि शिव को अपना आराध्य देव मानते थे। तो नयनार कौन थे? शैव धर्मावलंबी थे। कौन थे? शैव। शाक्त बोलते हैं देवी के धर्म को। किसे बोलते हैं? देवी के उपासक को शाक्त बोलते हैं। जितना देवी का उपासक उन्हें शाक्त बोलते हैं। वैष्णव धर्मी को बोलते हैं, ये पता मैंने आपको, आलवर बोलते हैं। और सूर्य उपासक जो सूर्य को मानते हैं, जो सूर्य की पूजा करते हैं। तो ऐसे नयनार और आलवर संत हुए। जब हम इतिहास की पूरी क्लास लेंगे आपके साथ, तब आलवर और नयनार के बारे में पूरी बातें बताएंगे कि जैसे 63 के आसपास नयनार का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। इनमें कुलशेखर एक बहुत बड़े और व्यक्ति हुए हैं, ज्ञानी नयनार। आलवर में अंडाला महिला हुई है, एक अंडारा, ठीक ना। तो आलवर में भी पता है एक महिला हुई है अंडारा, अंडाला तो महिला हुई है आलवर में। तो कैसे कैसे काम करते हुए इसके बाद बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन्स है? अब देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, उसका क्या बायो का क्वेश्चन। मादा हार्मोन्स पूछ रहा है। मादा हार्मोन्स कौन सा है? क्या इंसुलिन हार्मोन्स तो दोनों में होता है, स्त्री में पुरुष में भी। तो यहां क्या नर क्या मादा? ऑक्सीजन ये हार्मोन्स है ही नहीं, ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन्स है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सिन। पर ये ऑक्सिन हार्मोन जो है ना, चलो इधर सही लिखा गया, ऑक्सिन, पर ये पादप हार्मोन्स है। कौन सा? पेड़ पौधों का हार्मोन्स है ऑक्सिन हार्मोन्स ना। जैसे बोलते हैं ना सेटोट्रोफिक हार्मोन्स, सेमोटोट्रोफिक, इस तरह का। तो सेमोटोट्रोपिक हार्मोन्स तो पुरुषों में होता है, जो लंबाई वृद्धि करने के लिए होता है, ठीक ना। लेकिन ऑक्सिन जो होता है वो पादप हार्मोन्स है। एंड्रोजन्स पुरुष हार्मोन्स है, नर हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन ये है आपका मादा हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और कौन सा बच्चों? प्रोजेस्टेरोन। देखो एक तो ये मादा हार्मोन, और एक कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और कौन सा? ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बच्चों मादा हार्मोन्स है। इसे गर्भधारण करने वाला हार्मोन्स कहते हैं, ठीक ना। आप जानते होंगे एक एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भधारण करने वाला हार्मोन्स है। महिलाओं में जो एमसी होती है, उस एमसी में क्या होता है? प्रत्येक एक निश्चित चक्र के बाद, 28 का चक्र होता है, उसके चक्र के बाद एक एग, 2 एग बनते हैं। कितने? 2 एग बनते हैं। अब वो जो एग बनते हैं, वो एग बनने के बाद जहां वो गर्भाशय में जो एग बनते हैं, वो जो अंडा बनता है, एक कई बार 2 बनता है, कई बार 1 बनता है, सामान्यतः एक ही अंडा बनता है। तो जो अंडा बनता है वो अपने साथ गर्भाशय की अंदर की सतह को लेकर आता है, ठीक ना। और वो आने के बाद ब्लड के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। वो एग जो होता है, वो एग बनता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण। इसलिए बोलते हैं इसको बच्चों क्या? गर्भधारण करने वाला हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है ये महिलाओं में, महिलाओं के अंग, उनके जनन अंग, उनको विकसित करने वाला हार्मोन्स है। कौन सा? एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स। एस्ट्रोजन्स भी कहते हैं, एस्ट्रोजन भी कहते हैं। ये महिलाओं में जनन अंग को विकसित करने के लिए और महिलाओं के अंगों को विकसित करने के लिए, महिलाओं की आवाज पतली होना, दाढ़ी मूछ ना आना, ठीक ना, इसके लिए ये हार्मोन जिम्मेदार है। कौन सा हार्मोन्स बच्चों? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगर किसी पुरुष में ये हार्मोन्स एक्टिव होता है कुछ मात्रा में, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, तो उन पुरुषों के अंदर भी महिलाओं वाले गुण आ जाते हैं। कैसे? जैसे आवाज पतली होना, दाढ़ी मूछ ना आना, चिकना चेहरा बना रहना, है ना, दाढ़ी मूछ ना आना, आवाज पतली हो जाना, चाल ढाल लड़कियों की तरह होना, बात करना लड़कियों की तरह, तो उस हार्मोन्स की अधिकता से होता है। अगर पुरुषों में यह हार्मोन्स बढ़ जाता है, किसी वजह से हार्मोन्स का स्रावन होने लगता है,
तो उनमें ये समस्या आ जाती है। यही महिलाओं में भी होता है, जैसे ना महिला को ये पुरुषों हार्मोन्स है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स हार्मोन्स पुरुषों का है, पुरुषों का बलिष्ठ होना, दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है ना, मोटी आवाज होना, वो इस हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि ये नर हार्मोन्स है। कौन सा? नर हार्मोन्स। एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, वो हमारे अंडाशय में बनता है। टेस्टोस्टेरोन, ये सभी हार्मोन्स एक प्रकार के स्टेरॉइड हैं, सभी उत्तेजक हार्मोन्स हैं, यानी सभी शरीर के अंदर शक्ति एनर्जी प्रदान करने वाले हार्मोन्स है। याद रहेगी बच्चों। चलिए, तो क्या आंसर होगा इसका? एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स। तो बच्चों आपको लग रहा हो कि मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊं कि सर कम बता रहे हैं, और डिटेल में बताऊंगा तो प्रैक्टिस सेट नहीं करेगा ना ये। जब पूरी क्लास चलेगी आपकी, हमारी और आपके साथ मिलकर, जब आपको मैं सारी बातें पूरी डिटेल में बताऊंगा कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ठीक है ना, एक क्लाइटिस होती है क्या, वो क्या करती है, सब जनन अंग कौन से क्या काम करते हैं, पुरुषों में क्या, महिलाओं में क्या, किस तरह का टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो सब चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा जब हम लोग बायोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा हार्मोन्स वर्षण से स्रावित, यानी वर्षण मतलब कौन? टेस्टिज, अंडाशय होता है ना पुरुषों में, टेस्टिज अंडाशय। कौन सा हार्मोन्स वर्षण से स्रावित होता है? तो एड्रिनलिन तो होता है एड्रिनल से, जो कि किडनी के ऊपर लगी होती है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से। कहां से? अग्नाशय। पता होगा आपको। कहां से होता है बच्चों? अग्नाशय से होता है। टेस्टोस्टेरोन मैंने बताया भी आपको, ये अंडाशय, अंडाशय को वर्षण कहते हैं, टेस्टिज बोलते हैं वर्षण, ठीक है ना। थायरोक्सिन थायराइड से होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। जैसे ना अंडकोश होते हैं, पुरुष के अंडकोश बाहर होते हैं। बाहर का कारण क्या होता है? हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री होता है, अंडकोश का तापमान उससे कुछ कम होता है, तो इसलिए क्या होता है, वो बाहर रहते हैं। हाथी एक ऐसा नर जीव में आता है जिसके अंडकोश हाथी के अंदर ही होते हैं, हाथी के बाहर नहीं होते, कि हाथी के अंडकोश और हाथी के तापमान में दोनों का तापमान बराबर होता है, इसलिए उसके अंडकोश उस हाथी के शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। बाकी जिसके बाहर होते हैं वो तापमान में विषमता के कारण ऐसा होता है कि अंडकोश का या अंडाशय का तापमान जो होता है वो कम होता है और शरीर का तापमान ज्यादा होता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट 7वां, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अभी बताया मैंने आपको इसके बारे में, तो कौन सी करती है इंसुलिन स्रावित? अग्नाशय करता है, पेंक्रियाज करता है। कल की क्लास में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि इसमें लैंगरहंस द्वीपिका ग्रंथि होती है, उस वहां से अल्फा बीटा गामा 3 तरह कोशिकाएं होती हैं, उससे बीटा से निकलती है। ये बात कल हो चुकी थी डिटेल में। महाराष्ट्र में निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महाराष्ट्र की बात कर रहा। कल की वीडियो में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में पुनर्जागरण के जनक क्या कौन थे? एमजी रनाडे, है ना, महादेव गोविंद रनाडे थे। अब महाराष्ट्र में निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता पूछ रहा है, निम्न जाति यानी दलित वर्ग के, वो ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन चलाया था, निम्न जाति आंदोलन। कौन है? ज्योतिबा फुले। चलिए डिटेल बाद में देखेंगे। 1911 में सोशल सर्विस निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता। अच्छा, तो वही आगे क्वेश्चन। सो 11 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? एनएम जोशी ने की थी। किसने की थी? एनएम जोशी। ध्यान रखिएगा, एनएम जोशी। सोशल सर्विस लीग बहुत बार पढ़ चुका है। कब की बात है? 1911 की बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता पूछ रहा है कौन थे, ना अमृता लिंगम, सुभाष लिंगम, वीरेश लिंगम। ये सुन रहे होंगे आप, पहली बार हो सकता है। इनमें आंसर है बच्चों वीरेश लिंगम। जो वीरेश लिंगम था ये कौन था? ये 1875 के आसपास इसने आंध्र प्रदेश में केशव चंद्र सेन के बारे में सुना होगा। इन्हें भारत की प्रथम मिशनरी कहते हैं और ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। किससे? ब्रह्म समाज, जिस समाज की स्थापना
1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी बंगाल में। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की प्रेरणा से भारत में बच्चों देव समाज, वेद समाज, कौन समाज? देव समाज मद्रास में, वेद समाज लाहौर में और प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज कहां? महाराष्ट्र में। इनकी स्थापना केशव सेठ की प्रेरणा से हुई थी। उन्हीं से प्रेरित होकर वीरेशलिंगम ने आंध्र प्रदेश में सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया। ठीक, तो वीरेशलिंगम उदाहरण है। प्रभावित किससे थे? केशव से प्रभावित थे। ये भारत के पहले मिशनरी कहलाते हैं। ब्रह्म समाज के ये सदस्य थे। बाद में ब्रह्म समाज में इन्हीं के कारण से फूट पड़ी, ठीक ना। और आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज बाद में बने। और देव समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज ये अलग अलग, ये मद्रास में था, ये लाहौर में था और ये महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? ये बच्चों पंडित रमाबाई है। कल भी मैंने आपको बताया था। कौन है? पंडित रमाबाई। कल का क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्न में से कौन नव दिवस प्रभात का तारा, नव दिन का प्रातः का तारा कहलाता है? नव प्रभात बोलते हैं इसको। नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा, पुनर्जागरण के अग्रदूत, ठीक ना, समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता, आधुनिक भारत के पिता, पश्चिम और प्राच्य और पाश्चात्य के बीच का पुल। पाश्चात्य मतलब होता है बच्चों धारणा, बहुत बच्चे नहीं जानते। पाश्चात्य और प्राच्य का मतलब क्या होता है? पाश्चात्य और प्राच्य का मतलब क्या है? पाश्चात्य मतलब बच्चों होता है पश्चिम। पश्चिम का मतलब है यूरोप। किससे मतलब है? यूरोप से। प्राच्य मतलब बच्चों है पूर्व, पूर्व यानी हम लोग। तो पाश्चात्य और प्राच्य ये संघर्ष हमेशा रहा है। पाश्चात्य दर्शन सुना होगा आपने, तो पाश्चात्य मतलब यूरोप की दुनिया से, पश्चिम की दुनिया से है, जो हमसे पश्चिम में है। और प्राच्य मतलब बच्चों पूर्व की दुनिया से हमसे है, ठीक ना। जैसे लॉर्ड मैकले ने कहा था कि हमारी अलमारी में जितनी पुस्तकें रखी हुई हैं उसका ज्ञान और जो समस्त प्राच्य ज्ञान है यानी समस्त भारत का, और जो कि भारत का मतलब था पूरा जम्बू द्वीप, तो पूरे इलाके का जो ज्ञान है वो लंदन में रखी हुई एक अलमारी के ज्ञान, किताबों के ज्ञान के बराबर है। इतना अंडर एस्टिमेट किया था किसने? लॉर्ड मैकाले ने। अब लॉर्ड मैकाले की हेकड़ी निकली बाद में, वो तो खैर जब तो मर चुके थे, लेकिन पाश्चात्य की हेकड़ी निकली जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में संभाग लिया। लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी कम उम्र का एक युवा इतनी बड़ी बातें जानता है धर्म दर्शन के बारे में, वो देश गुलाम कैसे हो गया? वो देश को पश्चिम के लोग क्या सिखा रहे हैं, जिस देश का एक युवा इतना अध्यात्म का इतना बड़ा ज्ञान रखता है। ठीक बच्चों, चलिए खैर आगे देखते हैं। तो नव प्रभात का तारा, पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता, ठीक, पाश्चात्य और प्राच्य के बीच का सेतु, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा शब्द जुड़ा हुआ है। कौन शब्द? राजा। राजा की उपाधि किसने दी थी? मोहन को। राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने। अकबर द्वितीय कौन था? भारत का अंतिम दूसरा मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह तो बच्चों है बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय वो अंतिम मुगल बादशाह है, लेकिन सेकंड लास्ट जो बादशाह है वो अकबर द्वितीय है। सेकंड लास्ट ये पूछना ध्यान आप, सेकंड लास्ट ये अकबर द्वितीय, और थर्ड लास्ट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय तीसरा है अंतिम, और अकबर द्वितीय दूसरा अंतिम, और बहादुर शाह जफर अंतिम शासक है। तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा, वहां के सम्राट से। कारण क्या था? वहां का सम्राट उन्हीं व्यक्ति से मिलता था जिनके पास राजा की उपाधि होती थी, या जो नाइटहुड जैसी उपाधियां रखते थे, सर की उपाधि रखते थे। यह सम्मान में एक बहुत बड़ा वर्ग माना जाता था, बड़ा बड़ा व्यक्ति माना जाता था। तो राजा राम को राजा की उपाधि इसलिए दी थी अकबर द्वितीय ने, ताकि इंग्लैंड के सम्राट से मिले
और हमारा पक्ष रखे और हमारी जो पेंशन है उसको बढ़वाने का प्रयास करे। तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंचे, लेकिन 1833 में दुर्भाग्य से वहीं के ब्रिस्टल शहर में उनका देहांत हो गया और समाधि उनकी ब्रिस्टल में ही है। कहां है? ब्रिस्टल शहर पड़ता है आपका इंग्लैंड में। तो राजा राम मोहन राय इसका आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का निर्णय लिया है? 16 जनवरी को लिया बच्चों। कब लिया है? 16 जनवरी को लिया है। स्टार्टअप क्या होता है? किसे बोलते हैं स्टार्टअप? नए काम की शुरुआत करना। देखिए मोदी जी पुराने काम तो छीनते जा रहे हैं और नए काम की शुरुआत कर रहे हैं। पुराने काम तो दे नहीं रहे, ना रेलवे में दे रहे, ना आर्मी में दे रहे, कहीं तो दे नहीं रहे। नए काम की शुरुआत करो, यानी सभी लोग मिलकर अपना काम करो। अपना काम सभी लोग करेंगे तो सरकारी काम कौन करेगा भैया? है सरकार में भी तो कुछ भर्ती करो, सरकार को तंत्र को चलाने वाले भी तो कुछ लोग होने चाहिए। ठीक, चलिए खैर। तो 16 जनवरी का मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस। 4 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी, जानते हैं भारत रत्न मिल चुका है। भीमसेन जोशी भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं। कौन सी जयंती मनाई गई? 4 फरवरी 2022 को। इनका जन्म 1922 में हुआ था। 1922 में। कब हुआ था? 4 फरवरी। और 4 फरवरी 1922 की डेट किसके लिए जानी जाती है पता आपको? इतिहास की अगर जानकारी होगी तो 4 फरवरी 1922 की डेट है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा, चोरी चोरा कांड जानते होंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ क्रांतिकारियों ने चोरी चोरा नामक स्थान पर, गोरखपुर में पड़ता उत्तर प्रदेश के, यहां पर एक थाने पर हमला कर दिया था। हमला इसलिए किया था क्योंकि इससे पहले कुछ क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ा, निहत्थे क्रांतिकारी थे, और उनकी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा पिटाई करी और इतना अत्याचार उनके ऊपर किया कि उन लोगों ने आवेश में आकर एक थाने में आग लगा दी और उस थाने में थानेदार सहित 23 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 23 लोग मारे गए थे चोरी चोरा में। तो 4 फरवरी 1922 की है। उधर चोरी चोरा हुआ, इधर भीमसेन जोशी पैदा हुए। दोनों बातें हमेशा याद रखिएगा एक जोड़ से। 4 फरवरी 1922 को भीमसेन जोशी जन्म लिए और 4 फरवरी 1922 को ही चोरी चोरा हत्याकांड हुआ। इसी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 12 फरवरी को। कब को? 12 फरवरी को बारदोली में बैठक हुई थी कांग्रेस की। ये याद रखेगा। कहां हुई थी बैठक? बारदोली में हुई थी। कहां हुई थी? बारदोली पड़ता है गुजरात में। बारदोली आंदोलन अलग है 1928 का। बारदोली आंदोलन क्या है? वो अलग है। 1928 का आंदोलन है बारदोली, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछ चुका क्वेश्चन कि निम्न से किस में आंदोलन गांधी ने नहीं किया? बारदोली में नहीं किया, पटेल ने आंदोलन किया था। और बारदोली आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को वहां की जनता ने सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली ये अलग है। चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद 12 फरवरी ये 1922 की बात है। 12 फरवरी 1922 की ये बैठक भी बारदोली में हुई थी। तो इसी बैठक में निर्णय लिया गया था कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाए। खैर चलिए, तो कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष हो गए। तो कौन सी मनाएगी? 100 ही मनाएगी। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? वास्को डी गामा, कहां आए तुम भारत में? अगर नहीं आते तो हो सकता है भारत आज भी सोने की चिड़िया होता। सारा सोना हमारी चिड़िया का। सोने की चिड़िया कहा जाता है। चिड़िया ही क्यों कहा जाता है? कुछ और क्यों नहीं कहता? सोने की गाय क्यों नहीं कहा जाता? सोने की गाय, सोने की भैंस या सोने का स्थान क्यों नहीं कहता? सोने की चिड़िया को कहता है कि भारत में कभी इतना सोना हुआ ही नहीं। एक ही तो खान है ले दे के, कोलार हट्टी की खान कर्नाटक में, और तो कहीं सोना मिलता ही नहीं है। कि सोना भारत में सारा बाहर से आया। हम कभी दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक थे, इस वास्को डी गामा के चक्कर में हम सबसे बड़े आयातक बन गए। यही है वो असली जड़, वास्को डी गामा। बात समझे आप? अगर ये ना आता तो हमारे लिए समुद्र का रास्ता भी ना खुलता, ना भारत में अंग्रेज आते और ना इस तरह की बातें होती।
तो हम प्राचीन काल और मध्य काल में बहुत बड़े निर्यातक थे, सामान बाहर भेजते थे यूरोप में, और यूरोप से सोना चांदी चिड़िया उठाकर वहां से भारत में ले आती थी। तो इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया। क्या करती है चिड़िया? चुग्गा उठाया कहीं से और अपने बच्चों को दे दिया। तो यही होता था भारत में। अक्सारा सामान यहां से, लकड़ी गई, सूती वस्त्र गए, रेशम गया, और बहुत सारी जड़ी बूटियां गई। इंग्लैंड के अंदर मसाले गए। इंग्लैंड में जो मसाले, वहां की जो मांस पर लेप लगाते थे मसालों का ना, वो बड़ी मांग थी वहां। और तो वहां पर सोना चांदी ज्यादा था, तो वो सोना चांदी भारत में आया। तो इसलिए हम क्या कहलाए? सोने की चिड़िया कहलाई। वास्को डी गामा भारत में पुर्तगाल से आया था, और 1400 कब आया था? ये उल्टा हो गया बच्चों, ये 1489 नहीं है, ये 1498 है। कितना? 1498। ये टाइपिंग में थोड़ा गलती होगी कि ना, कोई बात नहीं, हमारी टीम से 1490 नहीं है, 92 नहीं है, 1400 कौन सा है? 98 है। 1498 में भारत आया। कौन? वास्को डी गामा। क्यों आया भारत? क्या जरूरत थी भारत आने की? है कोई बुलाने गया था इसको? गया था बुलाने। कौन? क्या कौन गया था बुलाने? जयचंद, विभीषण या राणा सांगा? नहीं, इनके द्वारा तो कुछ और बुलाए, कोई और बुलाए गए। लेकिन क्या हुआ, एक जगह पर थी कस्तुनतुनिया, इस्तांबुल उसका आधुनिक नाम है, तुर्की की पहली राजधानी थी। उस पर कुछ तुर्क जनजाति ने अधिकार कर लिया। तो भारत से जो सामान यूरोप जाता था, वो अब रास्ता बंद हो गया। जो सड़क मार्ग था, उस पर लुटेरे आगे लूटने लगे। तो भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज हुई। उसके लिए निकला कोलंबस। कौन निकला था बच्चों? उसके लिए निकला था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस निकला, लेकिन वो भाई साहब पहुंच गया अमेरिका। कहां पहुंच गए? अमेरिका। उत्तरी अटलांटिक महासागर में रास्ता भूल गए, और रास्ता भटकने के बाद वो कहां पहुंच गए? वो पहुंच गए यूएसए। हालांकि तब तक यूएसए नहीं था, तब तक वो केवल अमेरिका था। और कहां पहुंचे सबसे पहले? ध्यान रखना बच्चों, वो सबसे पहले पहुंचे थे वेस्ट इंडीज वाले द्वीपों समूह में। जो ना, वेस्ट इंडीज नाम कोई देश दुनिया में नहीं है, पर बहुत सारे द्वीप मिलकर पश्चिम में वेस्ट इंडीज कहलाते थे। जमैका, क्यूबा, हैती, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो आपस में वेस्ट इंडीज के नाम से जुड़े हुए हैं। तो यहां सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचता है। जब वो यहां पहुंचा तो उससे मालूम में भारत आ गया। अब बहुत जल्दी भारत आ गया भाई। अब बस यही भारत था, इतनी थोड़ा सा रास्ता, 2 साल चला मैं, ठीक ना। और 1493 94 में वहां पहुंच गया। 1492 में अब वहां पहुंच गया अमेरिका। इतना छोटा रास्ता, वेरी गुड। लेकिन जब पहुंचा तो जो वहां लोग थे वो लाल रंग के थे। किस रंग के थे? वो रेडिश थे। तो लाल कहा उनको, रेड इंडियंस कहा। किसने? कोलंबस ने। जो अमेरिका के जो मूल वासी है ना अमेरिका के, उनको रेड इंडियंस कोलंबस ने ही कहा था। रेड इंडियंस मूल वासी है वहां के, अमेरिका के। तो कोलंबस आए थे, वो पहुंच गए। उसके बाद वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा जब ना, जैसे आपका अफ्रीका है ये, तो जो अफ्रीका पहुंचा, वो जब वो यहां पहुंचा अफ्रीका में, जो अफ्रीका पहुंचा तो यहां पर एक आसान तरीफ है, यहां पहुंचा वो तट के साथ साथ। तो उसे यहां पर एक अरब यात्री मिला, अरब यात्री, अब्दुल नबीस नाम था उसका, कुछ मुनीद, अब्दुल मुनीद। अब जो मुनीद के साथ साथ चल दिया उसके पीछा करते करते, और ये कहां पहुंच गया? भारत पहुंच गया। कहां पहुंचा? कालीकट पहुंचा। कालीकट का राजा की उपाधि थी जमोरिन। जब वो पहुंचा, अब भाई कोई यात्री समुद्र मार्ग से आया है, कौन? अब बड़े बड़े कपड़े पहने हैं, नाव में बहुत सारा सामान भरे हुए हैं। तो जमोरिन गए गले मिलने, आ जाओ, कहां से आए हो? अब वहां से पुर्तगाल से। स्वागत किया, भव्य स्वागत किया उसका। तो क्योंकि देखो, हम तो अतिथि देवो भव वाले देश हैं, तो अतिथि तो कहीं से आओ। अब भविष्य में अतिथि हमारे लिए क्या लेकर आए तो हमको मालूम नहीं है ना। तो वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत में रहा लगभग 1 या 1.5 वर्ष, और यहां रहने के बाद यहां से जो वो वस्त्र लेगा, जो सामान लेगा, रेशम लेगा, जड़ी बूटी मसाले लेगा, वो वहां पर जाने के बाद पुर्तगाल में जाने के बाद 60 गुना कीमत पर बेचा। 60 गुना कीमत। देखिए आप, जब 60 गुना कीमत पर बिका तो लाभ कितना होगा? अब राजा के कान खड़े हो गए। हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं ना पुर्तगाल को,
कि हेनरी द नेविगेटर भौगोलिक खोज पर जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, पर उन्होंने प्रयास किया भौगोलिक खोजों का, व्यक्ति भेजे, उसमें भौगोलिक खोज बहुत बड़ा कार्य है बच्चों। मध्यकाल का 15वीं शताब्दी में जो भौगोलिक खोज प्रारंभ हुई, हालांकि भौगोलिक खोज से पहले प्रारंभ हो चुकी थी, भौगोलिक खोजों ने यूरोप का इतिहास और भूगोल बदल के रख दिया। क्या कहा मैंने? यूरोप का इतिहास और भूगोल दोनों बदला। भौगोलिक खोजों ने सामंतवाद की समाप्ति करी। सामंतवाद की समाप्ति के बाद यूरोप के अंदर पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण के बाद यूरोप के अंदर प्रबोधन का काल आया। प्रबोधन के काल के दौरान वहां पर नई नई वैज्ञानिक खोजें हुई, नई नई मशीनरी बनी। नई नई वैज्ञानिक खोज और मशीनरी ने यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, उससे मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। मध्यम वर्ग यानी व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ। मध्यम वर्ग का जन्म हुआ यानी व्यापारी और उद्योगपति वर्ग जन्म हुआ। तब इनका जन्म हुआ तो तब उपनिवेशवादी प्रवृत्ति आई। जब उपनिवेश आए तो दुनिया में साम्राज्यवाद आया। साम्राज्यवाद के खिलाफ बच्चों दुनिया में राष्ट्रवाद आया, और राष्ट्रवाद से देशभक्ति की अवधारणाएं चलती रही। चलो खैर, एक क्रम मैंने आपको बताया, अच्छा क्रम है, याद रखिएगा। तो वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? 1498 पहुंचा। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया, ध्यान रखिएगा। कितनी बार आया? 3 बार आया। जब ये तीसरी बार आया था तो इसकी बच्चों की मृत्यु यहीं होगी, गोवा में, और गोवा में उसकी समाधि बनी हुई है। वास्को ना, आप सुना आपने, गोवा में 2 ही जिले हैं, एक वास्को और एक पणजी, बस। चलिए खैर, है ना। तो वास्को डी गामा कालीकट में कब पहुंचा मैं बता दिया आपको। नेक्स्ट, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? अगर ना पुर्तगाली गोवा पर कब अधिकार करेंगे? 1510 में करेंगे। कौन करेगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो नाम का एक आम भी तो आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसी ने गोवा को जीता था 1510 में। इसने कई जीत करी थी। मलक्का संधि को जीता, हरमुज को जीता। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। यही भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक है। ये दूसरा गवर्नर है। इससे पहले कौन आया था? अल्मेडा। कौन सा था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। उसके बाद कौन आया? अल्फांसो आया। 1510 में गोवा पर अधिकार किया, और 1529-30 में जाके गोवा यानी इनकी राजधानी बना। चलिए, ये हो गया। इसके बाद अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब आया? 2 मिनट रही, गोवा पर अधिकार हो गया। अच्छा, ये देखो, सुनहरा फरमान कब आया? सुनहरा फरमान बोलते हैं बच्चों 1717 के फरमान को। कौन था? फर्रुखशियर, भारत का मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 1717 में मैग्ना कार्टा दिया, यानी अंग्रेजों को एक ऐसा अधिकार पत्र दिया कि यहीं अपनी मुद्रा छाप सकते हैं और कुछ पैसे के बदले पूरे बंगाल में कर रहित व्यापार कर सकते हैं। तो 1717 बोलते हैं सुनहरा फरमान, ठीक ना। चलिए, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहां है? फोर्ट विलियम कहां है बच्चों? फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। 1700 में इसकी स्थापना हुई थी, 3 गांवों को मिलाकर। किसकी? फोर्ट विलियम किले की स्थापना। विलियम नाम रखा गया था कि एक राजा के नाम पर। 1700 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक ना। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? कमेंट करके बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद बनी कंपनियों का विलय कब हुआ? 1702 में हुआ था। 1702 में। डिटेल बताऊंगा आपको मैं बाद में। 19 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जन्म शताब्दी मानी गई? इनका जन्म बच्चों 1600 कुछ में हुआ था, 1630 के आसपास जन्म हुआ था। 19 फरवरी 1630 में जन्म हुआ था, तो 392 वाली ये मनाई गई है 19 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है इस बार के क्वेश्चन के लिए, करंट के लिए। कब मनाएगी? कौन सी है? 392 भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म शताब्दी। ठीक है बच्चों, आज की सेवा यही थी। अगली जो हमारी स्टडी क्लास होगी वो अगली फिर क्लास इस तरह की होगी। उसमें हम इतिहास के भूगोल के क्वेश्चन रखेंगे, इतिहास भूगोल, और कुछ क्वेश्चन जैसे डांस के हैं,
नृत्य के हैं, उत्सव के हैं, वो रखेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।